स्वागत दोस्तों, आपका चैनल के साथ मोदी चैनल के सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। दोस्तों, किसानों ने मंच पर चढ़कर बीजेपी के नेता को पहना दी प्याजों की माला। हो गया इस पर जोरदार तरीके का बवाल, बताएंगे। गिरफ्तार भी कर लिया गया है। दोस्तों, इसी के साथ में दिल्ली के मुख्यमंत्री के पोस्ट को लेकर होने वाले जोरदार तरीके के संघर्ष के बीच मुख्यमंत्री की सीट पर कांग्रेस पार्टी ने दमदार उम्मीदवार को उतारने का बड़ा फैसला लिया है। दोस्तों, बताएंगे कौन है ये जिनके आने से चुनावी समीकरण में जबरदस्त तरीके का बदलाव देखने को मिलेगा। इसी के साथ में नव सत्याग्रह बैठक करने जा रही है कांग्रेस पार्टी। बताएंगे यहाँ पर कौन कौन से बड़े फैसले लिए जाएंगे। दोस्तों, 100 साल के बाद होने वाला है जोरदार तरीके का कार्यक्रम और बीजेपी के मंत्री ने किया एक ऐसा दावा जिसकी जमकर आलोचना और जमकर किरकिरी हो रही है। बताएंगे क्या है पूरी अपडेट। दोस्तों, एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि जब देश के अंदर होगा चुनाव के बाद परिवर्तन तभी देश में महंगाई होगी कम, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में देश मांगे परिवर्तन लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों, चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री के खिलाफ जोरदार तरीके का विरोध देखने को मिला है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के मंत्री और विवादित नेता नितेश राणा सोमवार को रात एक विकट परिस्थितियों का सामना करते हुए नजर आए। दरअसल दोस्तों, नासिक जिले के अंदर बगलाना तालुका के अंदर एक धार्मिक समारोह के दौरान मंच से भाषण दे रहे थे और वही पुराने धार्मिक उन्माद फैलाने जैसी भाषा का इस्तेमाल भी किया जा रहा था। दोस्तों, इससे पहले भी कई बार नितेश राणे अपने बयानों को लेकर विवाद में रहे हैं। दोस्तों, ऐसे में धार्मिक मंच पर जब भाषण दे रहे थे उसी समय एक किसान मंच पर चढ़कर मंत्री जी के गले में प्याज की माला डालकर माइक छीनकर कुछ कहने की कोशिश करता है। दोस्तों, हालांकि वहां पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने तत्काल किसान को नीचे मंच से खींच लिया और हिरासत में ले लिया। इसके बाद किसान को रिहा कर दिया गया है। आपको बता दें कि नितेश राणा बगलाना में भाषण दे रहे थे तब महेंद्र लहू सूर्यवंशी नाम के एक किसान ने मंच पर पहुंचकर ऐसा किया है। दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले 10 दिनों में प्याज की कीमतों में 2000 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट से किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। किसान एक्सपोर्ट करना चाहते हैं लेकिन इसके लिए उनको 20% निर्यात शुल्क देना पड़ रहा है जो उन्हें लगातार मुसीबत में डाल रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि जिस तरीके से लोगों के ऊपर टैक्स थोपे जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से सारे के सारे वर्ग के लोग नाराज है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेता नितेश राणे को प्याज पहना देने के बाद मामला काफी गर्मा गया है। आपको बता दें कि नितेश राणे को लगता था कि वो धार्मिक भाषण देकर उलझुल बातें करके समाजों में आपस में विद्वेष फैलाकर बच जाएंगे, लेकिन अब उनको असली मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है। प्याज की कीमत पर जो माला पहनाई गई है, दोस्तों, साफ तौर पर किसान बताना चाहते हैं कि इधर उधर की बातें मत करो, ये बताओ कि किसानों को उनके फसल के दाम क्यों नहीं मिल रहे। अगर आप भी मानते हैं कि नितेश राणा जैसे कई और बीजेपी के नेता है जो उलझुल की बातें करके मामले को भटकाकर जैसे तैसे राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन जो असली मुद्दे हैं वो आज नहीं तो कल उभर कर सामने आ ही जाएंगे। और अब जब सामने आए हैं तो नितेश राणे की बेइज्जती हो गई है। दोस्तों, ये बात तो तय है। आपकी क्या राय है? क्या किसान को हिरासत में लेने की जगह पुलिस वालों को नितेश राणे से सवाल पूछना चाहिए कि उनके शासनकाल के दौरान, उनके भाजपा की सरकार के दौरान क्यों किसान प्रताड़ित है? आप इन किसान के बारे में क्या टिप्पणी करना चाहते हैं? दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इसके साथ में दिल्ली के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय चुनाव कमेटी सीईसी की बैठक राजधानी दिल्ली में हुई है। दोस्तों, इस दौरान पार्टी ने 35 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की है। बैठक में कुल 28 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए गए हैं, जबकि बाकी 7 सीटों पर फैसला लेना अभी बाकी है। कुल मिलाकर जो बड़ी जानकारी है उसके अनुसार दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के सामने इस बार कांग्रेस पार्टी एक मजबूत दावेदार, मजबूत उम्मीदवार मैदान में उतार सकती है। कांग्रेस पार्टी की ओर से आम आदमी पार्टी से कांग्रेस में आए दिग्गज नेत्री और पार्टी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष अलका लांबा का नाम तय किया जा रहा है। दोस्तों, सीईसी की दूसरी बैठक होने वाली है, देखते हैं क्या फैसला लिया जाता है। सीमापुरी से राजेश लिलोटिया को भी मैदान में उतारा जा सकता है। कुल मिलाकर दोस्तों, एक के बाद एक कई सारे दिग्गज नेताओं को भी कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में उतारने जा रही है। आपकी क्या राय है? क्या मुख्यमंत्री के सामने अलका लांबा को उतारकर भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव आसान कर रही है कांग्रेस पार्टी, या फिर उनकी ये सही रणनीति है? आपको क्या लगता है दोस्तों, कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को मिलकर दिल्ली में चुनाव लड़ना चाहिए ताकि दूर दूर तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की कोई उम्मीद ना बचे? जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। दोस्तों, ऐसे में एक तरफ किसान मजदूर संघर्ष कमेटी संभू और खनौरी बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, तो दूसरी तरफ किसान नेता जगजीत सिंह 26 नवंबर से लगातार आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। दोस्तों, 10 दिनों का ये आमरण अनशन चलने वाला था, लेकिन किसान नेता ने फैसला लिया है कि जब तक किसानों की मांग नहीं मानी जाएगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। इसके चलते अमृतसर के अंदर किसान नेता सरवण सिंह पंधेर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 30 दिसंबर को पूरा पंजाब बंद का ऐलान किया है। दोस्तों, उन्होंने इस दिन पंजाब में पूरे पंजाब के अलग अलग संगठन और अलग अलग बस यूनियन को किसान के साथ में खड़े होने की अपील भी की है। दोस्तों, कुल मिलाकर पंजाब बंद का ऐलान जो किया गया है, देखते हैं इसका किस तरीके का असर देखने को मिलेगा। दोस्तों, क्या राजनीतिक पार्टियां भी इसका सपोर्ट करेगी? जो भी जानकारी पंजाब बंद से जुड़ी आएगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। इसके साथ में कांग्रेस पार्टी 26 दिसंबर को होने वाली अपनी कार्य समिति यानी CWC की बैठक के दौरान नव सत्याग्रह बैठक का आयोजन करने वाली है। दोस्तों, पार्टी 27 दिसंबर को जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली का आयोजन करेगी। विस्तृत कांग्रेस पार्टी कार्य समिति की बैठक कांग्रेस के बेलगावी अधिवेशन के अगले 100 साल पूरे होने के मौके पर हो रहा है। उस अधिवेशन में महात्मा गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष चुना जाएगा। कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मंगलवार को संवाददाताओं को बताया है कि इस कार्य समिति की बैठक को नव सत्याग्रह बैठक का नाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि विस्तृत कांग्रेस पार्टी कार्य समिति की बैठक उसी स्थान पर हो रही है जिस पर महात्मा गांधी को कांग्रेस पार्टी का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था। यानी 1924 की यह बात है जब बेलगावी में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे महात्मा गांधी, और तब उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन को लीड किया था। दोस्तों, उन्होंने कहा कि इस अधिवेशन में 200 से ज्यादा नेता शामिल होंगे। वेणुगोपाल के अनुसार 26 दिसंबर को 2:30 बजे नव सत्याग्रह बैठक शुरू होने वाली है और 2 प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। पहली विस्तृत कांग्रेस पार्टी कार्य समिति की बैठक 26 को, फिर 27 तारीख को जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली का आयोजन किया जाएगा। देखते हैं कौन कौन से प्रस्ताव पर
मोहर लगती है दोस्तों। जो भी जानकारी से जुड़ी आती रहेगी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता ने फिर एक बार गोबर ज्ञान दिया है दोस्तों। बीजेपी हरियाणा के मंत्री श्याम सिंह राणा ने एक कार्यक्रम के दौरान भाषण देते हुए कहा कि गाय के गोबर से परमाणु शक्ति से बचने की ताकत होती है, यानी परमाणु जैसी शक्ति से बचने की ताकत गाय के गोबर में ढूंढ रहे हैं हरियाणा बीजेपी के कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा। इससे पहले भी भाजपाई कई ऐसे गोबर वाले बयान दे चुके हैं दोस्तों। आपको बता दें कि भाजपाइयों को गोबर को लेकर काफी ज्यादा ऑब्सेशन होता है। जब देखो गोबर की तारीफ करते नजर आते हैं। कभी संबित पात्रा गोबर को सोने से ज्यादा कीमती बता देते हैं, कभी भाजपा का नेता गोबर को परमाणु शक्ति से बचाने का यंत्र भी बताने लगता है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि भाजपाई देश के अंदर साइंटिफिक टेम्पर की हत्या कर रहे हैं और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लिए गए गोबर ज्ञान को देश का ज्ञान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप भी मानते हैं कि इस तरीके के भाषण, इस तरीके के बयान का नेता का विरोध किया जाना चाहिए और ये तो मंत्री स्तर के लोग हैं, तो इनके बयान का पुरजोर विरोध होना चाहिए दोस्तों। जिनके पास नीति निर्धारण की जिम्मेदारी है वो लोग इस तरीके की बेतुकी और बिना सर पैर की बातें करके अंधविश्वास फैला रहे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखिएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। इसके साथ में लहसुन 40 से 400 रुपए तक पहुंच गया। सो रही है बीजेपी की सरकार। राहुल गांधी एक सब्जी मंडी पहुंचे थे जहां पर उन्होंने प्याज से लेकर लहसुन हर चीज की कीमत पूछी और इसके बाद बताया है कि कांग्रेस पार्टी के शासनकाल के दौरान 40 रुपए किलो जो लहसुन हुआ करता था आज वो 400 रुपए के दाम पर पहुंच चुका है। देश की ये स्थिति हो गई है दोस्तों और मंत्री गोबर की विशेषता बताने में लगे हुए हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखिएगा दोस्तों। इसी के साथ में देश के अंदर किस तरीके से खेलों को बंटाधार किया जा रहा है इसकी एक और जानकारी सामने आ रही है दोस्तों। भारत के लिए ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली मनु भाकर को खेल रत्न नहीं दिया गया है, उनको पूरी तरीके से इग्नोर किया गया है। भारत में अगर कोई व्यक्ति 2 ओलंपिक का मेडल जीत जाए तो उसको सबसे पहले ये अवार्ड दिया जाना चाहिए था, लेकिन मनु भाकर को एकदम इग्नोर कर दिया गया है दोस्तों। इसके बाद मनु भाकर के परिवार के लोग, खासकर उनके पिता ने तंज कसते हुए कुछ बातें कही है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि ये देश ओलंपिक का मेडल डिजर्व नहीं करता है, यानी ओलंपिक में 2 मेडल जिताने वाले व्यक्ति को भी खेल रत्न नहीं दिया जा रहा है दोस्तों। इसके पीछे जो कई सारी तरीके की थ्योरियां चल रही है, एक जो थ्योरी है वो ये कि मनु भाकर सबसे पहले मेडल जीतने के बाद जब भारत आई तो उन्होंने राहुल गांधी और उसके बाद हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा से मुलाकात की थी, यानी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए नेताओं से उन्होंने मुलाकात की थी। क्या इसी बात को पचा नहीं पा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोस्तों? क्योंकि 2 मेडल जीतना कोई बच्चे का खेल नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है जो सबसे पहले मिलना चाहिए था। आपको क्या लगता है लिखा जरूर बताएगा दोस्तों। क्यों मनु भाकर जी को अपमानित किया गया है, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी की नेत्री प्रज्ञा ठाकुर को लेकर लोगों ने इसलिए सवाल खड़ा किया है क्योंकि एपी न्यूज पर छपी एक रिपोर्ट में सूत्रों का हवाला देकर राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए कहा गया कि 2020 के अंदर दिल्ली के दंगों में आरोपी इशरत के नाम को आगे करके उनको टिकट देकर मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी उनकी पैरवी कर रहे हैं। ये फेक दावा किया गया था दोस्तों। ऐसे में अब लोगों ने निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी टिकट देगी या नहीं देगी ये तो फ्यूचर की बात है और ये भी केवल सूत्रों के हवाले से जानकारी दी जा रही है जो हकीकत नहीं है, केवल राहुल गांधी को बदनाम करने मात्र के लिए बोला जा रहा है दोस्तों। लेकिन प्रज्ञा ठाकुर को लेकर सवाल भाजपाइयों से पूछे जाने चाहिए थे जो मालेगांव ब्लास्ट के मामले में एक्यूज्ड है और टेरर के मामले को लेकर, आतंक फैलाने के मामले को लेकर गिरफ्तार भी किया गया था और इसके बाद से कई दिनों तक गिरफ्तारी में रही थी। इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देकर भोपाल से सांसद बनवा दिया था दोस्तों। यानी भाजपाइयों को केवल दूसरों में गलतियां नजर आती है, खुद के मामले को लेकर चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखिएगा। साथ साथ संजय निरुपम ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी की उम्मीद की थी कि उनको बहुत सम्मान मिलेगा और शिवसेना शिंदे ज्वाइन कर ली थी, लेकिन पहले तो राज्यसभा का टिकट नहीं दिया गया, उसके बाद लोकसभा का टिकट भी नहीं दिया गया। फिर उनको कहा गया कि आप विधानसभा लड़िए और विधानसभा में उनके साथ मोए मोए हो गया है। जो कांग्रेस पार्टी में कभी मुंबई के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, बड़े ओहदे के नेता हुआ करते थे, अब तो एक तो उन्होंने एक ऐसी पार्टी ज्वाइन की है जिसका मुख्यमंत्री अब अगले कई सालों तक बन पाएगा नहीं बन पाएगा ये लगभग नामुमकिन है और उस पार्टी का क्या भविष्य है इसके बारे में भी टिप्पणी कर पाना नामुमकिन है दोस्तों। और लोकसभा राज्यसभा का टिकट भी नहीं मिला है तो साफ तौर पर संजय निरुपम ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी में होते तो शायद किसी और राज्य से उनको राज्यसभा का मेंबर बना दिया गया होता, लोकसभा का टिकट तो कम से कम दिया गया होता क्योंकि वो मुंबई कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी उनके सहयोगियों के साथ जाने का फैसला लिया दोस्तों। इससे उनकी छवि भी खराब हो गई, चुनाव भी हार गए। आने वाले दिनों के अंदर शायद उनकी राजनीति जो बची कुछ है वो भी खत्म हो जाएगी। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में केरल के अंदर स्कूल के समारोह में बाधा डालने के लिए विश्व हिंदू परिषद के सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। स्कूल के अंदर क्रिसमस के समारोह में बाधा डालने पर विश्व हिंदू परिषद के सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं दोस्तों। क्रिसमस मनाने से इन्हें दिक्कत हो रही थी। साथ साथ दिल्ली के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि इस साल यमुना के अंदर प्रदूषण अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। इसके लिए व्यक्तिगत रूप से अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार है क्योंकि यमुना में चल रही सफाई कार्य को रोकने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। आपकी क्या राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएं। क्योंकि एलजी अचानक से एक्टिव हो गए हैं दिल्ली के चुनाव से पहले और अरविंद केजरीवाल पर सारे गंभीर आरोप लगा रहे हैं। साथ साथ आम आदमी पार्टी के विधायक का बड़ा आरोप, जनकपुरी में आम आदमी पार्टी के विधायक राजेश ऋषि ने अपनी पार्टी के निगम पार्षद प्रवीण कुमार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं दोस्तों। आपने इस पर विधायक राजेश ऋषि का टिकट काटकर प्रवीण कुमार को चुनाव में प्रत्याशी बनाया है। आपकी क्या राय है लिखकर जो साथ साथ मध्य प्रदेश के अंदर आई भ्रष्टाचार की बाढ़, बड़े बड़े घोटाले निकलकर सामने आ रहे हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश के अंदर बीते दिनों आयकर विभाग और लोकायुक्त की कार्रवाई के बाद कई बड़े खुलासे हुए हैं। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के नेता कमलनाथ ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार की बाढ़ आई हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार की बाढ़ आई हुई है, बड़े बड़े घोटाले और घपले निकलकर सामने आ रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी ने जनता को 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष की कतार में लगा दिया है। वहीं बीजेपी के नेताओं और अफसरों के गठजोड़ ने मध्य प्रदेश की नीलामी करनी शुरू कर दी है। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर वैष्णो
देवी रोपवे प्रोजेक्ट का विरोध किया गया है। दोस्तों कटरा में 72 घंटे का बंद का ऐलान किया गया। आपको बता दें कि वैष्णो देवी में बनने जा रहे रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर काफी विवाद चल रहा है। इस बीच कटरा के अंदर 72 घंटे बंद का ऐलान कर दिया गया। दोस्तों यह बंद आज 25 तारीख से शुरू होने वाला है। वैष्णो देवी संघर्ष समिति के प्रवक्ता ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि प्रशासन ने हमारी बात नहीं मानी, आपत्तियों को नहीं समझा, तो हम लोग इसी तरीके से आंदोलन जारी रखेंगे। रोपवे का लगातार विरोध किया जा रहा है। दोस्तों सांसद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के साथ ही उस पर आपत्ति जताई गई है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने इसे लेकर डिसेंट का नोट जारी करते हुए पूरी चुनावी प्रक्रिया को ही गलत बताया है। आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने असहमति जाहिर करते हुए प्रक्रिया पूर्व से निर्धारित था और इस नियुक्ति को लेकर उन्होंने कोई विचार विमर्श नहीं किया और सहमति भी नहीं ली थी। ये बड़ा बयान दिया है। दोस्तों पूर्व न्यायाधीश बी रामासुब्रमण्यम बने अध्यक्ष। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश के अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, लेकिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बताया है कि पहले से ही नाम तय कर लिए गए थे। केवल खानापूर्ति मात्र के लिए बैठक बुलाई गई थी, यानी राहुल गांधी को केवल नाम के लिए बुलाया गया था, नाम तो पहले से ही तय कर लिया गया था। साथ साथ दिल्ली के विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में वाक युद्ध तेज हो गया है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी की जमकर आलोचना की है। उन्होंने मनोज तिवारी के द्वारा वीडियो शेयर किए जाने, खासकर फेक वीडियो अरविंद केजरीवाल का शेयर किए जाने को लेकर सिसोदिया ने कहा कि आप सांसदों कुछ तो शर्म करो। कुल मिलाकर दोस्तों अरविंद केजरीवाल का मात्र 9 सेकंड का वीडियो शेयर करते हुए फेक न्यूज फैला रहे थे भारतीय जनता पार्टी के मनोज तिवारी। दोस्तों आपकी क्या राय है, लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को गोरखपुर के अंदर पैदल मार्च निकाला है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान का विरोध करते हुए पैदल मार्च निकाला गया है। अंबेडकर चौक से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नारे लगाते हुए कलेक्ट्रेट पहुंच गए, जहां पर अमित शाह से भी इस्तीफे की मांग की गई है। दोस्तों क्या अमित शाह इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इसी के साथ में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत और हिंदुवादी संगठन के लोगों के बीच में काफी ज्यादा संघर्ष देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के बयान को लेकर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने आरएसएस के प्रमुख के बयान को व्यक्तिगत बयान देते हुए कहा है कि हम उनके बयान से सहमत नहीं है। रामभद्राचार्य ने कहा है कि मोहन भागवत किसी संगठन के प्रमुख हो सकते हैं, वो हिंदू धर्म के प्रमुख नहीं है कि उनकी बातें हिंदू धर्म के लोग माने। दरअसल आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने मंदिरों पर अब नए नए तरीके से क्लेम किए जाने का विरोध किया था। दोस्तों कहा था कि रोज नए विवाद खड़ा करने से देश आगे नहीं बढ़ेगा, ये तरीका सही नहीं है। सारे लोग अपने आप को हिंदू नेता बनने की कोशिश करने के लिए नए नए मुद्दे को उभारने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों अब संतों के संगठन अखिल भारतीय संत समिति ने सोमवार को मोहन भागवत की टिप्पणी की आलोचना की है। दोस्तों एकेएसएस के महासचिव स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा है कि जब धर्म का विषय होता है तो इसका निर्णय धार्मिक गुरुओं को करना चाहिए। वे जो भी निर्णय लेंगे उसे संघ और विश्व हिंदू परिषद के लोग स्वीकार करेंगे, लेकिन वो लोग तय नहीं कर सकते कि क्या और कौन से मामले पर किस तरीके से आगे बढ़ना है। कुल मिलाकर दोस्तों संघ के लोग अपने आप को सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन बताते हैं, उसके बाद हिंदू धर्म के लोगों को दिशा देने की कोशिश भी करते हैं और इसके बाद अब संतों की ओर से विरोध किया जा रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों आपस में ही गुटबाजी देखने को मिल रही है और ये मामला और ज्यादा आगे बढ़ने वाला है। दोस्तों कुछ दिनों के अंदर आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक हिंदू संगठन और उभर कर सामने आएगा। दोस्तों क्योंकि देश में जिस तरीके की राजनीति की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही एक नया मोर्चा उन्हीं के अंदर से आने वाला है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर क्या ओबीसी आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। प्रियांश कुशवाहा की ओर से यह सवाल पूछा गया। आपको बता दें कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के साथ साथ हेड कांस्टेबल के पोस्ट को लेकर वैकेंसी निकली थी। इसमें अनरिजर्व्ड एससी एसटी कैटेगरी के अंदर कितनी कितनी सीटें हैं, इसके बारे में डिटेल में जानकारी दी गई थी। दोस्तों इस पूरे नोटिफिकेशन के अंदर कहीं भी ओबीसी समाज के लिए कितनी सीटें रिजर्व की गई है इसकी कोई जानकारी नहीं थी। इसके बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर पूछा है कि क्या ओबीसी कैटेगरी का रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। ओबीसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हार्दिक बधाई। यानी यहाँ पर कहीं भी ओबीसी रिजर्वेशन की जो सीटें होनी चाहिए, जो रिजर्व सीटें होनी चाहिए, उसके बारे में कोई डिटेल नहीं है। दोस्तों आपको क्या लगता है, लिखकर जरूर बताएगा इस नोटिफिकेशन के बारे में। और ये जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं दोस्तों एकदम सही किए जा रहे हैं, तो अपनी राय जरूर लिखकर इसी के साथ में 2 महीने पहले खबर आई थी, एजीबीआई में छपा था कि अडानी ग्रुप मिडिल ईस्ट के वेल्थ फंड से पैसा जुटाने की कोशिश कर रहा है। यानी जो वहां का एक फंड है जिससे विदेशों में व्यापार किए जाते हैं, विदेशों के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उस फंड से ज्यादातर पैसा अडानी ग्रुप प्राप्त करना चाहता है। इसीलिए अडानी ग्रुप लगातार प्रयास कर रहा है। दोस्तों इसके बाद नरेंद्र मोदी 1-2 महीने के बाद सीधा कुवैत पहुंच जाते हैं, तो लोगों ने सोशल मीडिया पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि अडानी के नौकर की भूमिका निभा रहे हैं क्या प्रधानमंत्री, क्योंकि 2 महीने पहले खबर यह है कि मिडिल ईस्ट के फंड से $1 बिलियन इकट्ठा करना चाहते हैं अडानी। और अब मोदी की सभा भी हो चुकी है कुवैत में। अचानक से उनके पहुंचने को लेकर आज तक बीजेपी की ओर से सफाई सामने नहीं आई है। दोस्तों कि मोदी अचानक से कुवैत क्यों चले गए हैं, फिर अडानी के साथ कोई लिंक निकलता है तो फिर लोग सवाल खड़े करते हैं और ये सवाल उठाए जाने भी चाहिए, क्योंकि देश में कई बार इस तरीके की चीजें देखी गई है कि मोदी के जाने के बाद से कोई बड़ी डील अडानी को मिल जाती है। दोस्तों साथ साथ जयपुर के अंदर जो हादसा हुआ, कांग्रेस पार्टी ने नितिन गडकरी का इस्तीफा मांगा है। कहा है कि टेंडर की शर्तों के मुताबिक सुरक्षित नहीं है हाईवे। कांग्रेस पार्टी ने जयपुर अजमेर हाईवे को लेकर परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से इस्तीफा मांगते हुए सरकार के द्वारा जो हाईवे बनाया गया उसके स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करने के आरोप लगाए गए हैं। एनएचआई देश में सबसे भ्रष्ट विभाग है। प्रशासन की मिली भगत भ्रष्ट टोल नीति के कारण यह हादसा हुआ है। हालांकि इस पर कोई जवाब अभी तक बीजेपी की सरकार और केंद्र सरकार की ओर से सामने नहीं आया। दोस्तों हरियाणा के विधानसभा चुनाव में पार्टी की चौंकाने वाली हार की विस्तृत जानकारी कांग्रेस पार्टी इकट्ठा जरूर कर रही है और सीडब्ल्यूसी की बैठक में इस पर चर्चा भी होने वाली है और इसी के मद्देनजर कुछ बड़े बदलाव भी किए जाएंगे। लेकिन अब आंतरिक रिपोर्ट जारी तो नहीं किया गया है, लेकिन 8 सदस्यीय समिति के प्रमुख वरिष्ठ नेता करण सिंह दलाल ने सोमवार को संवाददाताओं
नेताओं को बताया है कि विधानसभा चुनाव से पहले हर सर्वेक्षण के अंदर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल था। राज्य का माहौल कांग्रेस के पक्ष में होने के कारण पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, इसीलिए पार्टी की ओर से बार बार पूरे चुनाव की प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दोस्तों कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के इंटरनल रिपोर्ट में भी अगर इसी तरीके की बातें हैं तो फिर तो जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी सीडब्ल्यूसी की बैठक में खुलकर सामने आए और प्रस्ताव पारित करे और जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी उसी के तर्ज पर ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर लेकर आओ, इस तरीके का एक आंदोलन लॉन्च करना चाहिए। अब समय बर्बाद करके कोई फायदा नहीं है। आपकी क्या राय है? लिखकर जुटाएगा। साथ साथ दिल्ली के विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच में कांग्रेस पार्टी की ओर से उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जल्द जारी होने वाली है। कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक दिल्ली में होने वाली है। आज बैठक के कुछ बड़े फैसले सामने आ सकते हैं। 30 नए नामों को आगे किया जा सकता है। किन किन को टिकट दिया जाएगा इसका इंतजार रहेगा दोस्तों। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी जिन नेताओं को मैदान में उतार रही है कम से कम 1.5 से 2 दर्जन ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी जबरदस्त मुकाबले में है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट चुनाव जीत भी सकता है और अगर ऐसा होता है त्रिकोणीय मुकाबला बनेगा तो फिर नतीजे किसी भी तरीके के हो सकते हैं। साथ साथ दोस्तों चुनाव संचालन नियम में संशोधन का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार को केंद्र सरकार के संशोधन के खिलाफ शीर्ष अदालत के अंदर रिट याचिका दायर की है। कांग्रेस पार्टी ने उम्मीद जताई है कि शीर्ष अदालत चुनावी प्रक्रिया की तेजी से खत्म हो रही अखंडता को बहाल करने के लिए सहायता प्रदान करेगी। कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने चुनाव से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज के सार्वजनिक निरीक्षण पर रोक लगा दी थी दोस्तों। संशोधन के बाद आम जनता इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज का निरीक्षण नहीं कर पाएगी। नए नियमों के मुताबिक सरकार ने सीसीटीवी कैमरा और वेबकास्टिंग फुटेज के साथ साथ उम्मीदवारों के वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज को सार्वजनिक निरीक्षण पर प्रतिबंध लगा दिया है। उनका उद्देश्य है कि इन रिकॉर्ड के प्रभावित दुरुपयोग को रोका जाना चाहिए। जयराम रमेश ने दाखिल की थी याचिका। कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने चुनौती दी है दोस्तों। देखते हैं इस चुनौती के बाद किस तरीके का नतीजा कोर्ट की ओर से दिया जाता है। कोर्ट का फैसला लेता है। साथ साथ महाराष्ट्र के औरंगाबाद के अंदर कंप्यूटर ऑपरेटर हर्षल कुमार ने एक ऐसा कांड किया है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र सरकार पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के अंदर कंप्यूटर ऑपरेटर हर्षल कुमार ने सरकारी खजाने से 21 करोड़ 59 लाख रुपए का घोटाला कर दिया। गर्लफ्रेंड के लिए 4 बेडरूम लग्जरी फ्लैट से लेकर एक फ्लैट दोस्त को गिफ्ट किया गया है। 1 करोड़ 30 लाख रुपए की BMW कार भी खरीदी गई। 32 लाख रुपए का BMW की बाइक खरीदी गई। आरोपी की तलाश लगातार जारी है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसके बाद इस तरीके की खुलेआम लूट और एक साधारण से कंप्यूटर ऑपरेटर ने अगर इतना बड़ा कांड कर दिया है दोस्तों तो आप लोग समझ सकते हैं कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी के नाम पर जो भाजपा के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं और ढोल पीटते हैं कितनी देश के अंदर फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। और उसके बाद जब बड़े बड़े उद्योगपतियों के द्वारा भ्रष्टाचार और लूट के आरोप लगाए जाते हैं तो भाजपाई आरोपों को झूठा बताने लगते हैं। दोस्तों आपकी क्या राय है? क्या एक साधारण सा हर्ष कुमार अगर सरकारी खजाने से 21 करोड़ रुपए उड़ा सकता है और भाजपा सरकार को चकमा दे सकता है तो फिर क्या देश के बड़े बड़े उद्योगपति जिनका दिन रात काम पैसे का होता है क्या बीजेपी की सरकार को वो चूना नहीं लगा रहे जो हकीकत में जनता को चूना लगाने जैसा है? दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि हम तो हमारे दो की सरकार होने के कारण लूट की खुली छूट दे दी गई है और इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया जाना चाहिए क्योंकि ये सरकारी पैसा जनता का पैसा है। टके 1-1 रुपए जोड़कर ये पैसे इकट्ठा किए गए थे। साथ साथ दोस्तों आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के लोग दिल्ली के अंदर एक हाई प्रोफाइल बैठक कर रहे थे। बीजेपी हेडक्वार्टर में ये बैठक बीते रात चल रहा था। उससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को दिल्ली बुलाया गया था। गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की थी। फिर वसुंधरा राजे को भी बुलाया गया और उसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी बुलाया गया है। लगातार हर रात कोई ना कोई बड़े नेता के साथ अमित शाह बैठक कर रहे हैं और अब आरएसएस के प्रमुख के साथ बैठ के चल रही है दोस्तों। तो इसका क्या मतलब है कि आने वाले दिल्ली के चुनाव को लेकर ये तैयारी है या फिर यूसीसी लागू करने को लेकर भाजपा तैयारी कर रही है या फिर कुछ और हो सकता है? जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा। क्या बीजेपी का अध्यक्ष चुनने की तैयारी चल रही है? साथ कानपुर के नगर निगम के अंदर सदन के अंदर सपा के विधायक अमिताभ वाजपेयी को गुंडा कहे जाने पर सत्ता और विपक्ष के पार्षद आपस में भिड़ गए। भाजपा पार्षद विकास जायसवाल और सपा के रजत वाजपेयी के बीच में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। दोनों ने एक दूसरे का कॉलर पकड़ लिया दोस्तों और भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारी और अमिताभ वाजपेयी चोर है के नारे लगाए गए। महापौर प्रमीला पांडे बोलती रह गई लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया दोस्तों। कुल मिलाकर अपना भाषण वो देती रही और लड़ाई यहाँ पर चलती रही है। समाजवादी पार्टी और भाजपाइयों के बीच में कई जगह पर आपस में इस तरीके का संघर्ष देखने को मिलता है दोस्तों और इसीलिए उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जोरदार तरीके का संघर्ष है। इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। दोनों एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं। साथ साथ श्रीलंका के अंदर रामेश्वरम के अंदर 17 मछुआरों को गिरफ्तार किया गया। सीएम स्टालिन ने केंद्र सरकार से जान बचाने की अपील की है दोस्तों। देखते हैं इस पूरे मामले पर केंद्र सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं क्योंकि बार बार श्रीलंका की नेवी के द्वारा ऐसे एक्शन लिए जाते हैं जिससे भारत के मछुआरे प्रभावित होते हैं और उनके बिजनेस पर भी फर्क पड़ता है, उनके इकोनॉमी पर फर्क पड़ता है और हमेशा उनको डर के साए में रहना पड़ता है। इंटरनेशनल वाटर का डिस्प्यूट रहता है श्रीलंका और भारत के बीच में दोस्तों। ऐसे में एक बार फिर से जो गिरफ्तारियां हुई है इसे लेकर जोरदार विवाद भी देखने को मिलेगा। जो भी जानकारी से जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाएंगे। साथ साथ सोशल मीडिया पर कई सारे प्लेटफॉर्म चल रहे हैं जिनका केवल एक काम है कि आओ फेक न्यूज फैलाओ और चले जाओ। ट्विटर पर एक ऐसा ही प्रोफाइल है दोस्तों बाबा बनारस के नाम से जो फेक न्यूज फैला रहा था और एक व्यक्ति के द्वारा जो सीट का कवर हटाया जा रहा है उसे मुस्लिम समाज का व्यक्ति बताया जाता, उसे जुनैद बताया जा रहा था। इस पूरे मामले पर जब मोहम्मद जुबैर की ओर से फैक्ट चेक किया गया तो पता चला कि ये तो फेक न्यूज फैला रहा है, झूठा दावा कर रहा है और 2 मिलियन से ज्यादा इसको व्यूअरशिप भी मिल गई है। और जिस व्यक्ति को जुनैद बताया जा रहा है वो धीरज अग्रवाल नाम का व्यक्ति है और पार्किंग को लेकर हुए विवाद के बाद वो बाइक के कवर को फाड़ रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों पार्किंग को लेकर जो विवाद उपजा था उसके बाद विरोध जताने के लिए इस तरीके से आर्थिक नुकसान करने की कोशिश कर रहा है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर किया जा रहा था दोस्तों लेकिन मुस्लिम नाम से शेयर किया जाता है और मुस्लिम
मुस्लिम समाज के लोगों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। एक तरीके से पूरे कम्युनिटी को दोषी बनाने की कोशिश की जा रही थी और इस पूरे मामले पर कई सारी कठोर धाराओं में कार्रवाई की जानी चाहिए दोस्तों, लेकिन अभी भी चुप्पी साध कर प्रशासन के लोग बैठे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि जब तक ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी जो खुलकर झूठ बोलते हैं और उसके बाद जब पकड़े जाते हैं तब भी ट्वीट नहीं हटाते और इतना ज्यादा इनका मन बढ़ाया गया है कि इनको कोई डर ही नहीं है दोस्तों, ये सोच भी नहीं रहे हैं कि पुलिस एक्शन ले रही, क्योंकि इनको पता है कि एक्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि जिनके समर्थन से ये हरकतें करते हैं दोस्तों वो लोग अच्छे खासे पावरफुल है। अगर आप भी मानते हैं कि ये प्रायोजित तरीके से करवाया जाता है और एक कम्युनिटी को जानबूझकर प्रायोजित तरीके से एक आईटी सेल के माध्यम से टारगेट किया जा रहा है, तो अपनी राय जो लेकर आएगा दोस्तों। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद दिख रहे थे। आप अपने चैनल जय हिंद जवाहर, ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद। जय हिंद जवाहर।